क्या आपको भी लगता है कि चाइना दुनिया के बाजारों पर सिर्फ इसलिए कब्जा कर रहा है क्योंकि वहाँ सामान सस्ते में बनता है? अगर हाँ, तो शायद आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हैं। आजकल पश्चिमी देशों में एक नया शब्द गूंज रहा है, चाइना शॉक 2.0। दावा यह है कि चाइना की सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बैटरियाँ और सोलर पैनल दुनिया भर की नौकरियों और उद्योगों को खा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए आज की न्यूज़ स्टोरी में इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे यानी 1980 के दशक में जाएं, तो ठीक ऐसे ही बातें जापान के लिए भी कही जाती थी। तब भी लोग चिल्ला रहे थे कि सरकारी मदद और आक्रामक नीतियों के दम पर जापान सबको बर्बाद कर देगा। कुछ चिंताएं सही थी, लेकिन बाद में ज़्यादातर आशंकाएं खोखली साबित हुई। दरअसल असली सवाल हमेशा ये होना चाहिए कि क्या कोई देश बेईमानी से आगे बढ़ रहा है या फिर उसने अपनी तकनीक और बेहतर मैनेजमेंट के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। अब आप सोचेंगे कि इस नई बहस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बात यह है कि ये पूरी चर्चा 2013 की एक अमेरिकी स्टडी पर टिकी है। उसमें कहा गया था कि 2001 से 2010 के बीच जब अमेरिका में चीनी सामान की बाढ़ आई तो कुछ इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उस स्टडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि चाइना से व्यापार करना घाटे का सौदा है। मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ लोकल फैक्ट्रियों और मजदूरों पर इसका थोड़ा असर पड़ा था। परंतु आज की स्थिति उस दौर से बिल्कुल अलग है। अब बात सिर्फ सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों या कपड़ों की नहीं रह गई है। आज मुकाबला हो रहा है हाईटेक दुनिया में, यानी ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड बैटरियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में। और सच तो यह है कि अगर आज पूरी दुनिया को पॉल्यूशन फ्री होना है तो चाइना के इन सस्ते सोलर पैनल्स और बैटरियों की हमें सख्त ज़रूरत है। चलिए सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। हम सब यही सुनते आए हैं कि चीनी कंपनियां अपनी सरकार से मिलने वाली भारी सब्सिडी के कारण गाड़ियां सस्ती बेचती हैं। लेकिन रिसर्च करने वाली संस्था रोडियम ग्रुप की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी BYD को एक गाड़ी बनाने में अपने विदेशी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले करीब $4,700 की बचत होती है। और जानते हैं इसमें सरकारी सब्सिडी का हिस्सा कितना है? सिर्फ $292। तो फिर कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? असल ताकत छिपी है चाइना के प्रोडक्शन सिस्टम में। उदाहरण के लिए BYD अपनी गाड़ियों के लगभग सारे पुर्जे खुद बनाती है। जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो आपकी लागत अपने आप कम हो जाती है। इसके साथ ही उनका रिसर्च, डिज़ाइन और मैनेजमेंट का खर्च भी बहुत कम है। यानी चाइना की ये बढ़त सिर्फ सस्ती मजदूरी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी तेज़ रफ्तार, मजबूत सप्लाई चेन और गजब की तकनीकी समझ का नतीजा है। सच कहें तो अब चाइना की कामयाबी को सस्ते लेबर के चश्मे से देखना बंद करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में चाइना में मजदूरों की सैलरी लगातार बढ़ी है, लेकिन फिर भी उनके सामान की कीमतें नहीं बढ़ी। इसका साफ मतलब है कि उन्होंने फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 20 वर्षों में चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाया है। आज चाइना सिर्फ दूसरों की डिजाइन को कॉपी करने वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वो खुद नई तकनीकों का सबसे बड़ा आविष्कारक बन चुका है। अब इस पूरी बहस का एक दूसरा और बेहद खूबसूरत पहलू भी देखिए। चाइना के इन सस्ते उत्पादों का सबसे ज़्यादा फायदा आम उपभोक्ताओं और विकासशील देशों को हुआ है। सस्ते सोलर पैनल्स की वजह से आज गरीब देशों के लिए भी क्लीन एनर्जी अपनाना मुमकिन हो पाया है। सोचने वाली बात है कि अगर चाइना वाकई दुनिया के लिए सिर्फ एक खतरा या शौक होता तो बाकी देश उससे दूरी बना लेते, लेकिन हकीकत इसके उलट है। आज वियतनाम, मैक्सिको और साउथ ईस्ट एशिया के देशों की तरक्की चाइना की सप्लाई चेन से ही जुड़ी हुई है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में सब एक दूसरे से इस कदर बंधे हुए हैं कि अगर आप चाइना पर कोई टैक्स या बैन लगाते हैं तो उसका झटका अन्य देशों को भी लगता है, क्योंकि चाइना से जो सामान बनकर निकलता है उसमें जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और कई पश्चिमी देशों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी लगी होती है। इसलिए चाइना शॉक 2.0 को सिर्फ एक खतरे की तरह देखना बहुत अधूरी सोच होगी।
असली चुनौती चाइना को रोकने की ही नहीं है, असली चुनौती ये है कि बाकी दुनिया अपनी फैक्ट्रियों, अपनी तकनीक और अपने सिस्टम को कितना मजबूत बनाती है। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।